हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BKMJ सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। इससे संबंधित जो पार्ट है, इसके पिछले वीडियो में हमने पर्यावरण से संबंधित जो मैराथन क्लास है उसको करा चुके हैं। आइए हम लोग आज इसके प्रश्नों को हल करते हैं। देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है वह क्या है। निम्नलिखित में कौन सा एक पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो इसका ऑप्शन ए है एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय। बी ऑप्शन है पृथ्वी का वह भाग जो जीवों यानी कि लिविंग और ऑर्गेनिज्म यानी सजीव जीवों द्वारा आवासित है। सी है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं। और डी है किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा वह कौन सा सही होगा कि एक पारितंत्र होता है और इस शब्द का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण क्या है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी जो है इसमें जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं। तो इस समुदाय में जैसे जीवों का जो समुदाय है इसमें वनस्पति और जीव सभी आ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि ऐसा समुदाय जिसमें जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, ये सब मिलके एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। यह प्रश्न 2015 में पूछा जा चुका है IAS एग्जाम में। अगला प्रश्न हम लोग देख पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दो कथन है। पहला कथन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। दूसरा ऑप्शन है बढ़ते पोषक स्तर के साथ ऊर्जा के क्षय की दर में कमी आती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें जो कथन दिया गया है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और नहीं दो। तो इसमें जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल ए। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन असत्य हैं? इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला है आहार श्रृंखला बड़ी और आहार जाल छोटा और जटिल होता है। दूसरा है निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर जैव विविधता में वृद्धि होती है। तो इसमें जो कूट दिया गया है, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है न तो एक और नहीं दो। तो इसमें जो असत्य कथन ढूंढना है, तो इसमें ऑप्शन एक और दो ये दोनों कथन जो है असत्य हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। आज का चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कथन क्या है? दो कथन दिए गए हैं, तो देखते हैं हम लोग कथन क्या है कि पारिस्थितिकी कर्मता की विविधता जितनी अधिक होगी पारिस्थितिकी तंत्र उतना अधिक स्थिर होगा। दूसरा है जिस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह ज़्यादा और आहार श्रृंखला बड़ी होगी वह पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही अधिक स्थिर होगा। तो इसमें जो कूट दिया गया है, अब इसमें कौन सा कथन सत्य है ये ढूंढना है। तो पहला इसमें ऑप्शन है ए केवल एक, ऑप्शन बी है एक और दो दोनों, ऑप्शन सी है केवल दो, ऑप्शन डी है न तो एक और नहीं दो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग। तो इसमें जो कथन सत्य होगा तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि एक और दो दोनों कथन सत्य है कि पारिस्थितिकी कर्मता की विविधता जितनी अधिक होगी पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही अधिक स्थिर होगा। और दूसरा कथन कि जिस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह ज़्यादा और आहार श्रृंखला बड़ी होगी वह पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही अधिक स्थिर होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उष्णकटिबंधीय विषुवत वनों में जैव विविधता सर्वाधिक होती है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। अब इसमें ऑप्शन दिया है चार, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और नहीं दो। तो इसमें जो ऑप्शन एक है वह सही होगा, क्योंकि उष्णकटिबंधीय विषुवत वनों में जैव विविधता अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल ए। अगला प्रश्न है 6वां नंबर का कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, इसमें जो संयुक्त राष्ट्र अभिसमय है इसका क्या महत्व, यानी कि यूनाइटेड नेशंस
कन्वेंशंस टू कॉम्बैट डेस्टिफिकेशन। तो इसका जो अभी समय है, इसका क्या महत्व है मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। इसका जो कथन दिया गया है पहला, इसमें क्या है कि इस उद्देश्य का नव परिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। दूसरा है कि यह विशिष्ट रूप से दक्षिणी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है तथा इसका सचिवालय इन क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियतन सुलभ कराता है। और तीसरा है कि यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम के लिए प्रसिद्ध है या प्रतिबद्ध है। तो ऊर्ध्वगामी उपागम को बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है तो बताना है। इसमें ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसमें जो ऑप्शन 1 और 3 है यह सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्योंकि जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी का 1 है, यह मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय है, इसका जो महत्व है उसका इसका जो कथन 1 है और 3 है, इससे यह इसका महत्व प्रदर्शित करता है। 7वां प्रश्न है, भारत रामसर अभिसमय रामसर कन्वेंशन का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। इसका ऑप्शन ए है कि इन सभी स्थलों को मनुष्य के लिए पूर्णतः जो अगम्य बना दिया जाए ताकि इनका शोषण न किया जा सके। ऑप्शन बी है कि इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और इनमें केवल पर्यटन और मनोरंजन की अनुमति दी जाए। उसके बाद ऑप्शन सी है कि प्रत्येक स्थल के लिए विशेष मानदंड और विशेष अवधि सुनिश्चित करते हुए उन विशेष अवधियों तक बगैर किसी शोषण के उन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए तथा इसके बाद भावी पीढ़ियों द्वारा उसके धारणीय उपयोग के लिए अनुमति दी जाए। उसके बाद ऑप्शन डी है कि इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकीय तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ इनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। यह प्रश्न IAS 2010 में पूछा जा चुका है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वह डी होगा, क्योंकि जो भारत रामसर अभिसमय है इसका पक्षकार जो है वह बहुत से क्षेत्रों में रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो इसका जो संबंध है यह इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न 8वां है कि प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक दशाएं हैं। तो ऑप्शन इसमें जो दिया गया है दशाएं, उसमें पहला है कि प्रकाशीय स्थितियां, दूसरा है स्वच्छ एवं अवसाद रहित जल और चौथा कथन है कि उष्ण कटिबंधीय समुद्री जल जिसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक हो। इसमें जो कूट दिए गए हैं तो इसमें देखते हैं कि कौन सा कूट सही है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें ऑप्शन ए है कि केवल 1, 2, 4, बी है केवल 2 और 4, सी है केवल 1 और 3 और डी है कि 1, 2, 3 और 4। यह CAPF एग्जाम 2017 में पूछा गया है। तो इसमें जो प्रवाल भित्तियों की वृद्धि है इसके लिए पहला प्रकाशीय स्थितियां जरूरी हैं, दूसरा स्वच्छ और अवसाद रहित जल जरूरी है और चौथा उष्ण कटिबंधीय समुद्री जल जिसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक हो। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज का 9वां प्रश्न है कि फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो पहला है कि फाइटोप्लैंक्टन पृथ्वी की अधिकांश ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। दूसरा कथन है कि ये पोषण के सबसे निचले स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए जो है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो इसका जो सी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों इसके लिए सत्य हैं। क्योंकि यह फाइटोप्लैंक्टन जो है यह क्या करता है कि पृथ्वी की सबसे अधिक ऑक्सीजन का निर्माण करता है और यह पोषण के सबसे निचले स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है 10वां,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विश्व की सबसे अधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती है, ये पहला कथन है। दूसरा है कि विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य में क्षेत्रों में स्थित है। और सी है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्तियाँ अधिक संख्या में जंतु संघों का पोषण करती हैं। इसका जो कथन है वह कौन सा कथन सही है, तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। यह प्रश्न IAS 2018 में पूछा जा चुका है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और ये तीनों सही हो जाते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रवाल विरंजन से संबंधित है। पहला है ग्लोबल वार्मिंग के कारण यूजेंथिली की प्रकाश संश्लेषण दर का तीव्र होना। दूसरा है प्रवाल के ऊतकों में ऑक्सीजन का स्तर अत्यधिक बढ़ जाना। तो कूट इसका दिया हुआ है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। इसमें जो आंसर सही होगा वह सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये 1 और 2 दोनों ऑप्शन जो हैं वह प्रवाल विरंजन से संबंधित है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण यूजेंथिली की प्रकाश संश्लेषण दर का तीव्र होना हो जाता है, और दूसरा है कि प्रवाल के ऊतकों में ऑक्सीजन का स्तर अधिक बढ़ जाता है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग। संक्रमिका इकोटोन, बी है पारिस्थितिकी कर्मता नीचे, और ऑप्शन सी है आवास, और ऑप्शन डी है आवास क्षेत्र। तो ये जो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र। अगला प्रश्न है, यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्रभूमि को मोट्रेक्स रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है। तो इसका पहला ऑप्शन है ए अमानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि की पारिस्थितिकी रूप में परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या होना संभावित है। बी है कि जिस देश में आर्द्रभूमि अवस्थित है उसे आर्द्रभूमि के कोर से 5 किलोमीटर के दायरे में मानव क्रियाकलाप को निषिद्ध करने के लिए विधि अधिनियमित करनी चाहिए। सी है आर्द्रभूमि का बचा रहना इसके आसपास रहने वाले कतिपय समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं तथा परंपराओं पर निर्भर है और इसलिए इसके अंदर की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। और डी है इसे विश्व विरासत स्थल की स्थिति प्रदान की गई है। यह प्रश्न IAS 2014 में पूछा जा चुका है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि को मैट्रिक्स रिकॉर्ड के अधीन लाया गया है, इससे अभिप्राय है कि मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि के पारिस्थितिकी रूप में परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या होना संभावित है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की आर्द्रभूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि आर्द्रभूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। दूसरा है, भारत में तटीय आर्द्रभूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्रभूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। इसमें जो क्या करना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो इसमें से छांटना है। तो इसका ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। यह प्रश्न जो है यह IAS 2012 में पूछा जा चुका है। इसमें सही ऑप्शन ढूंढना है, तो कौन सा सही ऑप्शन होगा, तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वह सही होगा, क्योंकि केवल 1 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आर्द्रभूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात से अधिक अंकित है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज का 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। ये युग्म दिए गए हैं, आर्द्रभूमि है एक तरफ और दूसरी तरफ नदियों का संगम है। क्या हरिके आर्द्रभूमि ब्यास और सतलज का संगम है, या दूसरा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान बनास और चंबल का संगम है, या तीसरा कोलेरू झील जो है मूसी और कृष्णा का संगम है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सही सुमेलित है उसको ढूंढना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्या ये सभी जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं तो एक दूसरे से ये सुमेलित हैं क्या, तो ये बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है कि ये दोनों
तीनों जो ऑप्शन है ये तीनों से सुमेलित नहीं है। पहला जो है हरिके आर्द्रभूमि, यह ब्यास और सतलज का संगम है। दूसरा और तीसरा ये गलत है, इसमें ये उससे मिलान नहीं करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था या संस्थाएं मैंग्रोव संरक्षण से संबंधित हैं? ऑप्शन इसका जो कथन पहला है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट अप्रोच यूएनडीपी, बी है यूनेस्को यूएनएससीओ, तीसरा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, और चौथा है वेटलैंड इंटरनेशनल। अब इसमें ये मैंग्रोव से संबंधित संस्था से संबंधित कौन सा है इसमें से, तो ऑप्शन दिया गया है, कूट दिया गया है, जो इसमें ऑप्शन ए है केवल 1 और 4, बी ऑप्शन है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो आंसर सही हो जाएगा वह डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि यह मैंग्रोव संरक्षण से संबंधित है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और यूनेस्को, फिर उसके बाद तीसरा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यह भी मैंग्रोव संस्था से संबंधित है, और वेटलैंड इंटरनेशनल यह भी मैंग्रोव संस्था से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शीय प्राणियों को किस प्रकार उल्लिखित किया गया है? तो इसमें ए है पलवक, बी है परिपादप यानी परिजीव, सी है नीतल जीवजात, और डी है तरणक। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वह कौन सा होगा बताएंगे आप लोग। और यह जो प्रश्न है यह 2017 CAPF में पूछा जा चुका है, तो इसका जो आंसर सही होगा वो कौन होगा बताएंगे आप लोग। तो इसका जो आंसर सही होगा वह डी हो जाएगा, तरणक, यह ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। आज का 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए भारत UNCD का हस्ताक्षरकर्ता देश है। दूसरा है कि संपोषणीय भूमि और पारिस्थितिकीय प्रबंध कार्यक्रम SLEM संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए प्रारंभ किया गया है। अब इस दोनों कथन में से कौन सा कथन सत्य है यह बताना है। ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, और डी ऑप्शन है न तो 1 और नहीं 2। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा तो आप लोग बताएंगे। तो इसमें ऑप्शन जो ए है वह सही होगा, क्योंकि केवल एक सही होगा, क्योंकि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए भारत जो है UNCCD यानी कि UNCCD जो है इसका हस्ताक्षर करता देश है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन है पहला, मरुस्थलीकरण की समस्या का समाधान करने के लिए भारत के पास एक राष्ट्रीय नीति और कानूनी ढांचा है। दूसरा है कि मरुस्थलीकरण पर किए गए कार्य की अपनी रिपोर्ट भारत सरकार UNCCD को समय समय पर प्रेषित करती है। अब उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं इसको बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 और नहीं 2। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आप लोग बताएंगे। तो इसका जो ऑप्शन है बी केवल 2, तो यह सही हो जाएगा, क्योंकि मरुस्थलीकरण पर किए गए कार्य की अपनी रिपोर्ट भारत सरकार ने UNCCD को समय समय पर प्रेषित करती है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2। दूसरा है, यदि किसी महासागर का पादप पलवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो कथन है पहला है कि कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन बी। दूसरा है कि महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। अब निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। यह प्रश्न जो है IAS 2012 में पूछा जा चुका है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो ए है केवल 1 और 2 यह सही होगा, क्योंकि कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा जब किसी महासागर का पादप पलवक किसी कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए।
ठीक है, तो हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्धि का क्या तत्व हो सकता है या हो सकते हैं? तो इसका पहला कथन है ए, ज्वारनदमुख के पोषकों का प्रवाह, दूसरा है मानसून में भूमि से जल प्रवाह और तीसरा है समुद्रों में उत्प्रवाह। अब इसका ऑप्शन कौन सा सही है जो कूट दिया गया है? अब देखेंगे हम लोग। इसका ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी केवल दो और तीन, ऑप्शन डी एक दो तीन। यह IAS 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न में? तो हम लोग देखते हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही होगा, क्योंकि जो भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इसके तत्व कौन कौन से हैं? तो वो तीनों कथन जो है वो तीनों हैं कि ज्वारनदमुख से पोषकों का प्रवाह, मानसून में भूमि से जल प्रवाह और समुद्रों में उत्प्रवाह। तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन जो है ए यह है कि पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन बी है यह एक कार्यशील इकाई है और ऑप्शन सी है इसकी अपनी उत्पादकता होती है। ऑप्शन डी है यह एक बंद तंत्र होता है। यह प्रश्न UPPCS मेन 2014 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा तो बताएंगे आप लोग। तो ये 22वें नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा वह होगा डी। आज का 23 नंबर का प्रश्न है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जीवजात, ऑप्शन बी है पारिस्थितिकीय पदछाप, ऑप्शन सी है जीवोम और ऑप्शन डी है निकेत। यह प्रश्न जो है PCS प्री में पूछा गया है 2012 में, और इसका ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा होगा बताएंगे आप लोग। कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह पारिस्थितिकीय पदछाप होगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकीय तंत्र है? तो ऑप्शन ए है समुद्र, ऑप्शन बी है घास के मैदान, ऑप्शन सी है वन और ऑप्शन डी है पर्वत। यह प्रश्न जो है PCS प्री 2014 में पूछा गया है UPPCS में। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो देखते हैं हम लोग कि जो ऑप्शन ए है वह सही होगा, क्योंकि समुद्र जो है वह विश्व का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समुद्र। अगला प्रश्न है कि समुद्री वातावरण में प्रमुख प्राथमिक उत्पादक होते हैं कौन कौन होते हैं? तो ऑप्शन ए है फाइटोप्लैंक्टन, बी है समुद्री अपतृण, सी है समुद्री आवृतबीजी, सी डी है जलीय बायोफाइटस। और यह प्रश्न 2005 में पूछा गया है UPPCS मेंस में। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा तो बताएंगे आप लोग। तो इसका जो आंसर होगा वह कौन सा होगा कि समुद्री वातावरण में प्रमुख उत्पादक होते हैं, जो प्राथमिक होते हैं वो कौन होते हैं? तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं ये इसके लिए प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन ए है चिल्का झील, ऑप्शन 2 है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है लोकटक झील, चौथा है वुलर झील। इसमें कूट दिया गया है कि ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 2 3 और ऑप्शन डी है सभी। यह प्रश्न UPPCS प्री 2013 में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि रामसर का दर्जा चिल्का झील को, लोकटक झील को, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और वुलर झील को दिया गया है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ऑप्शन ए है धान का खेत, ऑप्शन बी है वन, ऑप्शन सी है घास का मैदान, ऑप्शन डी है झील। यह PCS प्री 2016 में पूछा गया है UP में, और इसका ऑप्शन जो सही है वो कौन सा हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का? तो इसमें ऑप्शन ए है जो धान का खेत है यह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है,
रामसर अभिसमय कन्वेंशन भारत जिसका एक हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है? ऑप्शन ए है आर्द्र भूमियाँ, ऑप्शन बी है आनुवांशिक संसाधन, ऑप्शन सी है खाने, ऑप्शन डी है वन भूमियाँ। और ये प्रश्न जो है CAPF 2016 में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो यह जो ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा, आर्द्र भूमियाँ, यानी कि रामसर अभिसमय कन्वेंशन जो है यह भारत का एक हस्ताक्षर करता है, तो किसके संरक्षण के लिए? तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए है व्यापक नीच कर्मता, बी है बड़े आकार वाला शरीर, सी है संकुचित नीच कर्मता और डी है आनुवांशिक भिन्नता की कमी। यह प्रश्न जो है UPPCS प्री 2014 में पूछा जा चुका है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो यह एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो वह कौन सा है कि व्यापक नीच कर्मता, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज हम लोग का यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।